भारत में काफी अरसे से चलने वाली ज़ेर ज़मीन तहरीक नक्सलबाड़ी का चर्चा उन दिनों पंजाब में भी सुनने में आ रहा था। पहले ये लोग कलकत्ता और महाराष्ट्र तक ही महदूद थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारे भारत में फैल रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने जालंधर के एक डीएसपी को गोली मार दी थी, जिसके बाद से हुकूमत पंजाब कम्युनिस्ट लीडरों की खुसूसी निगरानी कर रही थी। यहाँ भी यही मसला ज़ेर बहस था। बाबूजी और बाकी लोगों की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया कि वो जरूर किसी अहम चक्कर में हैं। मेरे करीब होने की वजह से हालांकि वो खासी मोहतात गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मेरी छठी हिस्स ने मुझे उनके मुताल्लिक न जाने क्यों शक में मुब्तला कर दिया। बात तो मेरे मतलब की नहीं थी। बहरहाल मैंने उस रोज बाबूजी को चेक करने का फैसला कर लिया। अभी दोपहर का खाना जो पूनम और माता जी ने मिलकर वहीं एक स्टव पर तैयार किया था, खाकर फारिग ही हुए थे कि एक धमाका खेज खबर सुनाई थी। स्वामी दयानंद जी महाराज संगतों को दर्शन देने आ रहे हैं। स्वामी जी का नाम सुनते ही मेरा माथा ठनका। ये कमबख्त यहाँ भी आन मरेगा, मुझे इसका वहमो गुमान भी नहीं था। हर मुश्तबा जगह पर महाराज पहुंच जाता था। मुझे यकीन हो चला था कि जरूर इस शख्स का इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक है, क्योंकि हाल ही में इस इलाके से एक जासूस की गिरफ्तारी ने उसे मुश्तबा बना दिया था, जिसकी वजह से यहाँ भारतीय सिक्योरिटी का अमल दखल खासा बढ़ गया था। अभी कल ही मेरी मुलाकात स्वामी से हुई थी, और वो भी खुसूसी मुलाकात। अगर उसने आज भी मुझे यहाँ देख लिया तो खामखा मेरे मुताल्लिक किसी वहम में मुब्तला न हो जाए। मेरे मुताल्लिक इंटेलिजेंस का शक खतरनाक भी साबित हो सकता था, क्योंकि रायकोट में मेरी आमद हाल ही में हुई थी। इंटेलिजेंस वाले फौरन मेरे माजी का ताकुब शुरू कर देते, जिसका कोई वजूद ही नहीं था। इस तरह वो लोग अपना जाल बुनते बुनते बहरहाल मुझ तक पहुंच सकते थे। इस बात के इम्कानात 50-50 थे। ये भी मुमकिन था कि स्वामी दयानंद वही हो जो वो नजर आता है, लेकिन मैं खतरा क्यों मोल लूं, मैंने सोचा। प्रकाश, मैं, बाबूजी और पूनम ताश खेल रहे थे जब अचानक मेरे चेहरे की रंगत बदलने लगी। सबने बारी बारी परेशानी से पूछा, क्या हुआ? मैंने ताश के पत्ते एक तरफ फेंकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस जरा तबीयत खराब है। बाबूजी, मेरा ख्याल है मैं घर चलूं, मुझे आराम करना चाहिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है। बाबूजी बोले, तुम जाओ बेटे, ठीक है, हम भी पीछे आ रहे हैं। मेरे अलावा पूनम का यहाँ रहना भी कुछ ठीक दिखाई नहीं देता था। मैं मोहतात रहना चाहता था। अपना कोई क्लू बाकी छोड़ना मुझे गवारा नहीं था। मैंने खुद तजवीज पेश कर दी, आप लोग तो स्वामी जी के दर्शन भी करेंगे, मेरा ख्याल है मैं और पूनम मोटरसाइकिल से चले जाएं। जवाब में बाबूजी ने महाराज दयानंद को बेशुमार गालियों से नवाज दिया। प्रकाश कुछ और ही सोच रहा था, क्योंकि अभी तक उसकी कोशिशों के बावजूद भी मुझे और पूनम को तन्हाई मुयस्सर नहीं हुई थी। उसकी दानिस्त में शायद अब मैं यही चाहता था। उसने मुझे और पूनम को चलता किया। बाकी सबको वो लेकर महाराज के दर्शन करने चला गया, जबकि बाबूजी अपने दोस्तों के पास जा बैठे। जैसे ही हम लोग रायकोट जाने वाली सड़क पर घूमे, मेरी तबीयत बहाल हो गई। पूनम मेरी अचानक सेहत याबी से सब कुछ समझ गई। घर पहुंचते ही वो मुस्कुराती हुई बोली, कमाल एक्टिंग करते हो, आपको तो। उसने फिक्रा अधूरा ही छोड़ दिया। मैंने कहा, बात दरअसल ये है कि मैं कुछ ज्यादा ही इस सिलसिले में हसास होता जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे सिवा तुम्हें कोई न देखे, मैंने खालिस फिल्मी लहजा अपनाते हुए कहा। पूनम खिलखिला कर हंस पड़ी। काफी देर हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे। वक्त का पंछी पर लगाकर उड़ता रहा। हमें शाम ढलने की खबर तब हुई जब सब घर वाले वापस आ गए। मौसी और माता जी महाराज दयानंद स्वामी के गुण गा रही थी। उन्हें महाराज की शक्ल में प्रभु के दर्शन जो हो गए थे, जबकि दोनों बाप बेटा उसे सारे रास्ते कोसते आए थे। बाबूजी ने उसे कोसते हुए कहा, कमबख्त ने सारी तफरीह का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हम लोग अगली सुबह लुधियाना आ गए। 3-4 रोज बाद एक दिन मैं अपने इंतहाई खतरनाक मिशन पर जा रहा था। मुझे हवाई अड्डे के तमाम हिफाजती इंतजामात के बावजूद रात के अंधेरे में अड्डे में दाखिल होकर एक खास नौयत की मालूमात हासिल करना थी। इस असना में मेरे चेहरे पर दाढ़ी उगाई थी और 2-3 मजीद तब्दीलियों से मेरी शक्ल बदल चुकी थी। सरे शाम ही मैं हवाई अड्डे के करीबी गांव का रुख कर रहा था। किसान अपने हलों के साथ वापस लौट रहे थे। मैंने एक पंजाली अपने कंधे पर उठा रखी थी। देहातियों वाले कपड़े पहन रखे थे। इन कपड़ों में क्या क्या छुपा था, इसका इल्म मुझे या फिर मेरे खुदा को था। दूर से देखने पर यही महसूस होता था कि मैं भी दूसरे किसानों की तरह एक किसान हूँ, जिसकी जमीन सड़क की दूसरी तरफ वाक़ है। वहाँ अपना काम खत्म करने के बाद अब गाँव वापस जा रहा हूँ। हवाई अड्डे के गिरदा गिर्द दूर और नजदीक के देहातों के मुख्तलिफ लोगों की जमीन थी, और शाम को वो सब इसी रास्ते से गुजर कर अपने गाँव को जाया करते थे, जो हवाई अड्डे के नजदीक से गुजरता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता खेतों की मुंडेर पर चलता हुआ अड्डे के मखसूस इलाके के गिर्द लगाई गई हिफाजती बाड़ के करीब पहुंच चुका था। इस असना में मेरी नजरें बड़ी बेचैनी से चारों अतराफ का जायजा लेती रहीं। बज़ाहिर तो इस बात के कोई आसार नहीं थे कि मुझे किसी ने देखा है, क्योंकि सर्दी का मौसम होने की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा भी छाने लगा
था। ये ढलते चांद की रात थी जिसे मैंने खास तौर से अपने काम के लिए मुंतखब किया था। जैसे ही हवाई अड्डे की हुदूद शुरू हुई, एक लकड़ी के बोर्ड पर मेरी नजर पड़ी जिस पर वार्निंग दी गई थी कि इस जगह से आगे जाना जुर्म है। मैंने लंबी लंबी जंगली घास में, जिसे कैमोफ्लाज के नजरिए के तहत इंडियन एयरफोर्स ने खुद ही बढ़ा रखा था, पंजाली फेंकी और खुद मैं बड़ी फुर्ती से उसमें रेंग गया। अपने हाथों पर मैंने एहतियातन रबड़ के बारीक दस्ताने चढ़ा लिए थे। कमर के गिर्द बंधा तहबंद मैंने अपने जिस्म के गिर्दा गिर्द कस कर बांध लिया था और अपने असली लिबास में जो खासा चुस्त था वापस आ गया था। घास के अंदर ही अंदर बगैर आवाज पैदा किए चलता हुआ मैं खारदार तार की बाड़ के नजदीक पहुंच चुका था। ये पहली हिफाजती बाड़ थी। मैंने चारों तरफ आहट ली और इत्मीनान करने के बाद फुर्ती से एक छोटे से प्लास की मदद से उसे काट कर अपना रास्ता बना लिया। फिर उसे जोड़कर ठीक किया और अंदर जा घुसा। आगे एक नाला बनाया गया था जिसे उबूर करना जरा मुश्किल दिखाई देता था, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर मैंने उसे भी उबूर कर लिया। उसके बाद फिर लंबी लंबी घास का सिलसिला शुरू हो गया। ये घास टीलों के एक सिलसिले पर उगी हुई थी। अचानक मैं चौंक उठा। नजदीक ही एक तार नजर आया जिसका सिलसिला किसी प्लेट नुमा शय से मिला हुआ था। दिल ही दिल में मैं भारतीय सिक्योरिटी को दाद दिए बगैर न रह सका। उन्होंने यहाँ होने वाली गैर मामूली नकलो हरकत नोट करने के लिए ऐसे हसास आलात का सिलसिला चारों तरफ फैला रखा था जो मामूली सी आहट को भी रिकॉर्ड कर सकते थे। इन आलात का बर वक्त इल्म होने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और मजीद एहतियात के साथ आगे रिंग गया। अब मैं उसी सड़क के नजदीक पहुंच गया था जो हवाई अड्डे के चारों तरफ गश्ती दस्तों के लिए बनाई गई थी। मुझे यहाँ रुककर पेट्रोल पार्टी का इंतजार करने के बाद आगे जाना था। करीबन आध घंटे तक मैं जमीन से चिपका वहीं लेटा रहा, जब अचानक दूर से आने वाली जीप की आवाज सुनकर मेरे आसाब तन गए। तारीकी बढ़ गई थी और दूर की चीज बिजली की रोशनी न होने की वजह से नजर नहीं आती थी, सिवाय उन बड़ी बड़ी देव हैकल इमारतों के जो यहाँ से कम एक फरलांग के फासले पर इस्तादा थी और जिनमें से एक इमारत में मुझे दाखिल होकर मालूमात हासिल करना थी। गश्ती पार्टी की जीप मेरे नजदीक आकर ठहर गई। मेरे दिल की धड़कनें अचानक बेकाबू होने लगी। जीप के हुड पर लगी एक ताकतवर सर्च लाइट की रोशनी वहां पड़ने लगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया। हाथ में पकड़े पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त और सख्त हो गई। मैंने अपने आप को अच्छी तरह घास में छुपा रखा था और दम साधे जमीन से चिपका हुआ था। रोशनी का हाला मेरे ऊपर ही ऊपर से घूमता हुआ अब आगे की समत बढ़ रहा था। खुदा खुदा करके वो लोग वहां से चले गए। अभी मैं बमुश्किल आगे बढ़ने के इरादे से जमीन से उठा ही था कि अचानक मुझे फिर उसी पोजीशन में वापस आना पड़ा। कोई पैदल गश्ती पार्टी उस तरफ आ रही थी। मैं संभल ही पाया था कि जब 2-3 साए मुझे अपने करीब ही रेंगते दिखाई दिए। जंगली घास में मुख्तलिफ जगह टॉर्चों की रोशनी पड़ रही थी। ये वो टॉर्चें थी जो उन लोगों ने हाथों में पकड़ रखी थी। सर्च लाइट से बचना तो मुमकिन था, लेकिन टॉर्च की रोशनी से बचना मुश्किल था। मेरी हथेलियां पसीने में भीग रही थी। किसी न किसी तरह मैंने पिस्तौल के सेफ्टी कैच को खोला और उसे फायर की पोजीशन में करके आने वाले हालात का बेचैनी से इंतजार करने लगा। अचानक मेरा दिल जोर से धड़का। एक लंबा फौजी बूट मेरे मुंह के सामने मौजूद था और पेट्रोल पार्टी का जवान मेरे सर पर टॉर्च लिए खड़ा था। मेरी तमाम हिस्सियात सिमट कर आंखों में आ गईं। मैंने बमुश्किल पिस्तौल का रुख लेटे ही लेटे उसके सीने की तरफ कर दिया। एक एक लम्हा कयामत ढा रहा था। मैं उसी पोजीशन में बेहिस्सो हरकत लेटा रहा। इसे मेरी खुशकिस्मती समझिए या उनकी बेवकूफी कि टॉर्च बरदार गार्ड मेरे सर पर खड़ा होकर इर्द गिर्द रोशनी डालता रहा, जबकि मैं उससे चंद इंच के फासले पर मौजूद रहा। फिर मुझे एक और जीप के इंजन की करीब आती हुई आवाज सुनाई दी। जीप भी ठीक उसी जगह आकर रुक गई और एक आवाज गूंजी, कुछ मिला? नो सर, गालिबन मेरे सर पर मुसल्लत गार्ड ने जवाब दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, शट अप, उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं छुपा बैठा है। उसके बाद खामोशी छा गई। एक मर्तबा फिर मेरे इर्द गिर्द टॉर्चों की रोशनी फैलने सिमटने लगी। अब भागते कदमों की आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं। गालिबन वो लोग चारों तरफ फैल रहे थे। जमीन में छुपे हसास आलात ने उन्हें मेरी मौजूदगी से खबरदार कर दिया था। एक ही करवट लेटे लेटे अब मुझे उलझन होने लगी थी। फिर अचानक मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। न जाने किस किस्म का कीड़ा था जिसने मेरी टांग पर काटा। मैंने तरबियत के मुताबिक एंटी वेनम गोलियां तो निगल रखी थी, लेकिन इस बात का मुझे इल्म था कि बसा औकात ऐसे जहरीले सांप भी होते हैं जिनके जहर का असर रोकने में ये गोलियां नाकाम रहती हैं। दर्द की शिद्दत और जलन को काबू करने के लिए मुझे बार बार अपने होंठ काटने पड़ते। खुदा का शुक्र हुआ कि वो कोई सांप नहीं था, जिसका इल्म मुझे बाद में हुआ। अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर हटते जा रहे थे। अचानक मेरे जहन में आने वाले एक ख्याल ने मुझे लर्जा कर रख दिया। अगर ये लोग कुत्ते ले आए तो
इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। ये बात मेरे इल्म में थी कि वो खास नौयत के अहम मकामात पर मुतय्यन गार्ड के पास सिधाए हुए कुत्ते होते हैं जो शिकार को चंद मिनट में ढूंढ लेते हैं और भागने वालों की तिक्का बोटी कर डालते हैं। फिर जैसे मैं खुद ही मुतमईन हो गया। मैंने सोचा अगर ऐसी बात होती तो इस मर्तबा आने वाली जीप में कुत्ता भी होता। गालिबन करीबी खेतों से जंगली जानवर भी बसा औकात यहाँ घुस आते होंगे। उनकी आहट का नोटिस लेना खास तौर से इन हालात में जिनसे भारतीय अफवाज आजकल दो चार थी बहुत जरूरी था। फिर भी मेरी बात की तस्दीक उसी गूंजदार आवाज ने कर दी जिसने सबको चिल्लाकर मुझे ढूंढने का हुक्म दिया था। यार कोई जंगली जानवर होगा, ये साले पोस्ट वाले खामखा परेशान कर देते हैं। कम ऑन बॉयज, उसने अपने मातहतों को हुक्म दिया और थोड़ी देर के बाद ही जीप स्टार्ट होने की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। करीबन 5 मिनट तक मैं दम साधे लेटा रहा। इस असना में मैंने अपनी टांगे समेटकर इस बात का जायजा ले लिया था कि मैं भागने के काबिल रह गया हूँ या नहीं। टांग पर हाथ फेरने से मुझे सूजन का एहसास हुआ, लेकिन जलन अब करीबन खत्म हो चुकी थी। लेटे लेटे मैंने 5-6 मरतबा टांग को हिलाया और खुदा का शुक्र अदा किया। अब सिवाय सूजन के बाकी मामला ठीक था। मैं बगैर आहट पैदा किए अब उठकर बैठ चुका था। अंधेरे में मेरी आंखें भी अच्छी तरह देखने लगी थीं। मैंने सरसरी नजर उस सड़क पर डाली जिसे पेट्रोलिंग पार्टी इस्तेमाल करती थी। इस बात का अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद कि अब खतरा टल चुका है, मैं अपनी जगह से बड़ी एहतियात के साथ खिसकता उस दरख्त के करीब आ गया, जिसके बाद सड़क को उबूर करके मुझे करीबी वर्कशॉप तक पहुंचना था। वर्कशॉप्स की मुख्तलिफ बिल्डिंगें एक दूसरे से थोड़े फासले पर तामीर की गई थी। सभी बिल्डिंगों की मुशाबहत करीबन एक जैसी थी। उनकी छतों को लोहे के बड़े बड़े शेड बनाकर ढांपा गया था और उन पर गहरा खाकी रंग करके काफी हद तक कैमोफ्लाज भी कर दिया गया था। वर्कशॉप्स की दीवारें भी खाकी रंग में ही रंगी हुई थीं। सड़क मैंने फुर्ती से उबूर कर ली थी। अब मैं नजदीकी वर्कशॉप तक पहुंच चुका था। वर्कशॉप के गिरदा गिर्द लगे बल्ब और सर्च लाइटें हंगामी हालात की वजह से करीबन ऑफ थीं। सिर्फ 1-2 बल्ब कहीं कहीं जलते नजर आ रहे थे। रात के वक्त हवाई अड्डे की वर्कशॉप्स उमूमन बंद हो जाती हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान कुछ भी मुमकिन था। मैंने एक वर्कशॉप की दीवार के करीब खड़े ट्रक की ओट में खुद को छुपा रखा था। ये बड़े बड़े ट्रक उमूमन ओवरलोडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वर्कशॉप के इर्द गिर्द खड़े थे। अब मेरा रुख नजदीकी वर्कशॉप की टॉयलेट की तरफ था। टॉयलेट में अंधेरा था, सिर्फ एक बाहर का महदूद रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। मैं बड़ी फुर्ती से ट्रक की ओट से निकला और टॉयलेट में जा घुसा। करीबन 3-4 मिनट के बाद ही मेरे जिस्म से बंधे प्लास्टिक के मजबूत थैले में रखी इंडियन एयरफोर्स पुलिस की वर्दी मेरे पहले से पहने हुए लिबास पर मुंतकिल हो चुकी थी। प्लास्टिक का थैला फ्लश के बाहर रखे कूड़ा करकट के ड्रम में गायब हो चुका था। हवाई अड्डे का तंजीमी ढांचा गो के खासा मुनज़्ज़म होता है, लेकिन बहुत बड़ी तंजीम होने की वजह से लाख हिफाजती इंतजामात के बावजूद उसमें भी कहीं न कहीं कोई ऐसा खला रह जाता है जहां से एक ज़हीन जासूस उसमें दाखिल होने का रास्ता ढूंढ लेता है। मुझे इल्म था कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की अपनी अपनी हुदूद मुतय्यन है और हर ग्रुप के जिम्मे अलग अलग फराइज हैं। उमूमन वर्कशॉपों वगैरह के गिर्द पहरे का कोई खास इंतजाम नहीं होता। हालत जंग की अलबत्ता और बात थी, क्योंकि उस वक्त कमांडोज के मुमकिन हमले के पेश नजर चप्पे चप्पे पर मुसल्लह गार्ड्स मौजूद रहते। मेरी हासिल करदा इतलात के मुताबिक किसी वर्कशॉप के गिर्द अव्वल तो कोई सिक्योरिटी गार्ड मुकर्रर नहीं था। अगर एक आध हुआ भी तो मुझे उसकी परवाह नहीं थी, मैं उसे बासानी काबू कर सकता था। इर्द गिर्द दूर दूर तक किसी का नामो निशान भी दिखाई नहीं देता था। मैंने अपनी पी कैप खासी झुका रखी थी। पहली नजर में मेरी शनाख्त मुमकिन नहीं रही थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि शाम से छाए गहरे बादल अब बरस जाएं। कभी कभी 2-4 बूंदें टपकती और सिलसिला बंद हो जाता। अब तो जैसे मुझे यकीन सा हो चला था कि बारिश नहीं होगी। मैं बज़ाहिर लापरवाह सा टहलता हुआ वर्कशॉप के दरवाजे की तरफ जा रहा था, जब अचानक मेरी नीचे की सांस नीचे और ऊपर की सांस ऊपर रह गई। चंद गज के फासले से एक दूसरी वर्कशॉप की ओट से अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड निकलकर मेरी तरफ आ रहा था। मैंने हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर अचानक कदरे टेढ़े होकर चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो मेरे करीब आता जा रहा था, मेरे जिस्म में बिजलियां दौड़ने लगी थीं। मेरी ख्वाहिश थी कि वो मुझसे बगैर गुफ्तगू किए आगे निकल जाए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता था। उसने मुझसे चंद फुट दूरी से पुकारा, शेखर। शायद यहाँ किसी शेखर की ड्यूटी थी। इस असना में मेरे जहन ने एक तजवीज सोच रखी थी। अभी उसके मुंह से बमुश्किल शेखर ही निकला था जब मैंने उसकी मुखालिफ समत मुंह करके आहिस्ता आहिस्ता खांसना शुरू कर दिया। खांसते खांसते मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे को झुकता जा रहा था। आने वाला शायद मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए तेजी से मेरी तरफ आया। उसे अपने करीब महसूस करते हुए मैंने फुर्ती से रुख बदला। मेरा जोरदार घुटना उसके पेट के निचले हिस्से पर और जोरदार हाथ उसकी कनपटी पर एक साथ लगे। आदमी कमजोर दिल का था। बेचारे को मुंह से
आवाज निकालने की मोहलत भी नसीब न हुई। जमीन बोस होने से पहले वो मेरे मजबूत हाथों की गिरफ्त में आ चुका था। मुझे कुछ न सूझा, उसे भी मैं अपने साथ ही वर्कशॉप में ले आया। वर्कशॉप का बगली दरवाजा खुला ही मिला। बेहोश गार्ड को मैंने एक कोने में लिटाया। उसकी बेहोशी को लंबा करने के लिए मैंने अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर उसे सूंघा दिया। अब 3-4 घंटे से पहले उसके खुद ब खुद होश में आने के इम्कान नहीं थे। कोई और उसे जगह देता तो अलग बात थी। अंदर हल्की रोशनी के 1-2 बल्ब जल रहे थे। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वर्कशॉप में एक जहाज के इंजन के मखसूस हिस्से मुरम्मत या ओवरहॉलिंग के लिए एक ट्रेलर पर रखे थे। चंद मिनट के बाद ही मैं उनके एक पुर्जे को अपने पास मौजूद एक छोटे से ताकतवर कैमरे की मदद से अपनी गिरफ्त में ला चुका था। पुर्जों पर लगे मुख्तलिफ ट्रेडमार्क मेरे जहन में समा चुके थे। अभी मैं बमुश्किल चंद कदम ही चल पाया था कि अचानक लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। मेरी टांग में जबरदस्त टीस उठी। जख्म फिर से हरा हो रहा था। दर्द से बेहाल होकर मैंने करीबी दीवार का सहारा लिया। जरा सुकून मिला तो दोबारा कदम आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन एक मर्तबा फिर मुंह में आने वाली चीख को जब्त करते हुए उसी पोजीशन में वापस आना पड़ा। उफ मेरे खुदा, क्या इतनी जबरदस्त कामयाबी के बाद मैं एक कीचवे की तरह भारतीय एयरफोर्स के काबू में आ जाऊंगा, मैंने सोचा और मेरा दिल डूबने लगा। अचानक पेश आने वाली सूरत हाल ने मुझे रुला दिया था। मैं खासा जज्बाती हो चला था जब कुदरत को मुझ पर रहम आया और रुक रुक कर होने वाली बूंदाबांदी ने अचानक जोरदार बारिश की सूरत इख्तियार कर ली। अब कम से कम मुझे इतना तहफ्फुज़ तो हासिल था कि बारिश की वजह से शायद ही कोई इस तरफ आता। मेरे कपड़े भीगने लगे थे। मैंने दिल कड़ा करके कदम बढ़ाए। दर्द से मेरा हाल बुरा था, लेकिन किसी न किसी तरह घसीटते हुए मैंने खतरे की पहली हद यानी सड़क उबूर कर ली। सड़क से तारों की पहली बाड़ तक का फासला मैंने करीबन कोहनियों के बल ही तय किया था। वापसी का सफर किसी अजाब से कम नहीं था। मैंने एक मर्तबा फिर लोहे की खारदार तारों में से रास्ता बनाया और वो फासला जो मुझे अपनी तरबियत के मुताबिक 3 या 4 मिनट में उबूर करना चाहिए था, वो सदियों पर मुहीत नजर आने लगा। खुदा खुदा करके करीबन आध घंटे बाद किसी न किसी तरह गिरता पड़ता मैं उस खेत तक पहुंच गया जहां मुझे कपड़ों से निजात हासिल करना थी। मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगी थी। सारा जिस्म पसीने में नहा गया था। मौत का खौफ था या मेरी कुव्वत इरादी के दर्द का एहसास अब खत्म होता जा रहा था। हंगामी जरूरत के तहत अपने पास पहले से मौजूद एस्पिरिन की 2-3 गोलियां निगलने के बाद अब कदरे अफाका महसूस होने लगा था। बारिश थम चुकी थी। मैं लंगड़ाता हुआ खेत से बाहर निकला और अपने मुकर्रर रास्ते पर चलने लगा। मुझे सुबह होने से पहले पहले यहाँ से बहुत दूर चले जाना था। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने तारीख के छट जाने का मुजदा सुनाया, मैंने अंदाजे के मुताबिक अपनी खस्ता हाली के बावजूद कम से कम 10 मील का फासला तय कर लिया था। मैं महफूज तो हो चुका था, लेकिन टांग की बुरी हालत थी। सूजन बढ़ती जा रही थी। मुझे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर तक पहुंचना था। एक लारी में बमुश्किल मैं लुधियाने पहुंचा। दौरान सफर मैंने जबरदस्ती अपने आप को नॉर्मल रखा। लुधियाना अड्डे की बजाय शहर से बाहर ही उतर गया। अब मेरा रुख एक मकामी डॉक्टर की दुकान की तरफ था जिससे मेरा तारुफ प्रकाश ने करवाया था। डॉक्टर साहब अभी क्लिनिक जाने की तैयारी कर रहे थे जब मैं उनसे टकरा गया। उन्होंने मुझे पहचानते हुए खुसूसी तवज्जो और कमाल मेहरबानी से मुझे देखा। मेरी सूजी हुई टांग पर उंगलियां बजाते हुए कहा, कमाल है, सूजन इतनी ज्यादा कैसे हो गई? शायद किसी ठुए ने काटा है। मैंने सफाई पेश की, जनाब असल में कल रात एक जगह पेशाब करते हुए किसी कीड़े ने काट लिया था। उस वक्त तो कुछ महसूस नहीं हुआ, अब सुबह से दर्द होने लगा है। वो बोले तो यूं कहो ना यार कि बेएहतियाती की वजह से ये हालत हुई है। उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन लगाए, टांग पर मामूली सी निश्तर जनी के बाद पट्टी बांधी, दवाइयों की एक फहरिस्त लिख कर मुझे थमा दी और फीस लेकर चलता किया। एक रिक्शे में पहले मैं स्टेशन पहुंचा जहां एक लॉकर में अपनी जरूरी अशिया महफूज की और दोबारा रिक्शे के जरिए प्रकाश के पास जा पहुंचा। मेरी हालत देखकर वो घबरा गया। उसने बेचैनी से पूछा क्या हुआ। मैंने दवाइयों का नुस्खा उसे थमा दिया, पहले ये लाओ फिर दूसरी बात करना। प्रकाश अगली बात करने से पहले भागा भागा बाहर गया। उसकी वापसी चंद मिनट के बाद ही हो गई। इसी असना में मैंने उसे मुतमईन करने के लिए एक शानदार कहानी घड़ ली थी। प्रकाश मुतमईन हो गया। मैंने उससे दरखास्त की कि वो घर में किसी को इस हादसे की इत्तला न दे। मैं उन्हें खामखा परेशान नहीं करना चाहता। प्रकाश ने मेरी ये दरखास्त इस शर्त पर मानी कि मैं कम से कम 1 महीना कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत कड़ी शर्त लगाई थी उसने। 3 दिन मैंने बीमारी की हालत में गुजारे। टांग की सूजन ने बुखार की कैफियत पैदा कर दी थी। फिर बुखार शिद्दत इख्तियार करने लगा, लेकिन मैंने बड़े जबर से अपनी हालत को प्रकाश के सामने बिल्कुल नॉर्मल बनाए रखा। मुझे तशवीश थी कि वो घबरा कर कहीं बाबूजी को इत्तला न कर दें। तीसरे दिन मेरी हालत खासी संभल गई। अब मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। सेहतयाब होते ही मैंने सबसे पहले अपने माल की फिक्र की और उसे महफूज हाथों के जरिए अपने मुल्क में पहुंचा दिया। 5वें रोज जब मैं अच्छी तरह चलने के काबिल हो गया तो मैंने रायकोट को रखते सफर बांधा। प्रकाश काम की ज्यादती की वजह से लुधियाने ही रह गया। हफ्ते का दिन था। मैंने सोचा अगले रोज छुट्टी है,
पूनम से मुलाकात भी रहेगी। मेरा इरादा इस मर्तबा स्वामी जी को चेक करने का था कि आखिर ये महात्मा हैं क्या। बाबूजी से नक्सलबाड़ियों के रवाबित भी मद्देनजर थे, क्योंकि ज़ेर ज़मीन चलने वाली तहरीकें किसी मुल्क की सियासत में क्या किरदार अदा करती हैं मुझे उसका बखूबी अंदाजा था। ज़ाती तौर पर मुझे खुद भी ख्वाहिश रही थी कि मैं उन लोगों को करीब से काम करते हुए देखूं जो एक लंबे अरसे से अपने मकासद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। चारू मौजूमदार उन दिनों भारतीय अखबारात की शह सुर्खियों का मौजू बना हुआ था। ये पुरस्कार शख्स नक्सलबाड़ी तहरीक का सरबराह था, जिसे भारतीय हुकूमत ने एक जबरदस्त मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया था। तफ्तीश के बदतरीन मराहिल से गुजरने के बाद उसे कलकत्ता जेल में डाल दिया गया था, जहां वो हस्बे रिवायत पुरस्कार बीमारी की वजह से चल बसा। गो के हुकूमत ने उसके लवाहिकीन को डरा धमका कर चारू मौजूमदार की तबई मौत की तस्दीक करवा ली थी और उसकी बीमारी के सर्टिफिकेट भी अखबारात में छप रहे थे। लेकिन हकीकत क्या थी? भारत का हर बाशऊर शहरी उससे आगाह था। चारू की मौत के बाद मुल्क के करीबन तमाम बड़े बड़े अखबारात को नक्सलबाड़ियों की धमकियां मौसूल हो रही थीं कि वो भारत के हर सूबे में आला सिविल हुक्काम को मौत के घाट उतार कर अपने अजीम नेता को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज कलकत्ता के एसपी को मौत के घाट उतारने से कर दिया था, जिसने चारू मौजूमदार की तफ्तीश की थी। जेल सुपरिंटेंडेंट अलबत्ता कातिलाना हमले से बच गया था। ये अलग बात कि वो लंबी सरकारी रुखसत लेकर न जाने कहां रूपोश हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।